नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। इजराइल की साइबर डायरेक्टरेट जो है, वहां पे जो साइबर सिक्योरिटी का सारा मामला है, एआई का मामला है, वहां का एक अफसर जो है वो गया हुआ था अमेरिका। और अमेरिका में उसने एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की, उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की। पीडोफाइल निकला, वो बच्चों के साथ गंदी हरकत करने वाला निकला। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका ने उसको छोड़ दिया। कहा जा रहा है ट्रंप ने स्पेशली इसमें इंटरफियर किया और छोड़ दिया, और उसके बाद उसको इजराइल पहुंचा दिया गया। दरअसल जिस तरह की खबरें आती हैं, कई बार लगता है कि इजराइल की जो सोसाइटी है वो काफी हद तक मोरली करप्ट हो चुकी है, वो पूरी तरह से अपनी नैतिकता को खो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें कुछ रब्बाइज यानी इजरायलियों के जो धर्म गुरु होते हैं, मौलाना होते हैं, वो समझ लीजिए, उनको गिरफ्तार किया गया था, जो अमेरिका में किडनी का धंधा करते थे, लोगों की किडनियां निकालकर बेचा करते थे। दुनिया की जो सबसे बड़ी पोर्न साइट्स हैं, उनके मालिक आपको जो मिलेंगे वो ज्यादातर आपको इजरायली मिलेंगे। बाकी मैं क्या बताऊं, आप डिटेल करता जाऊं तो उनकी कहानियां सुनते सुनते शाम हो जाएगी। लेकिन ऐसी सोसाइटी ही इतनी गिरी हुई हो सकती है कि 89% इजरायली, हर 5 में से 4 यानी कि 89% जो इजरायली हैं, उनको लगता है कि गजा में जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है, जितने लोग मरे उतना बेहतर है। हालांकि गजा के लोगों के साथ भी खड़े होने वालों की कमी नहीं है। जेरूशलम में अभी कल एक लंबा और बड़ा जुलूस निकला जिसमें साफ कहा जा रहा था कि गजा में जेनोसाइड बंद करो। नेतन्याहू दरअसल बहुत तरीकों से फंसा हुआ है, उसकी रेटिंग लगातार गिरती जा रही है, विपक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है। विपक्ष ने हड़ताल का आह्वान किया है, यानी पूरे इजराइल में कल हड़ताल रखी जाएगी, लोग सड़कों पर आएंगे नेतन्याहू को हटाने के लिए और गजा के अंदर जंग बंद करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा वो दबाव है जो बाहर से पड़ रहा है। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि नेतन्याहू अपने आप में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, नेतन्याहू में ही एक प्रॉब्लम है। नेतन्याहू एक प्रॉब्लम बन गया है, और इसका मतलब यह है कि सलूशन तभी हो सकता है जब नेतन्याहू को गद्दी से हटाया जाए। कई मुल्कों के बारे में मैं बता चुका हूं जहां जम के मजम्मत हुई है, कहीं ट्रेड रुकने की बात हो रही है, जर्मनी ने हथियार देने से मना कर दिया है, और अब उरुग्वे ने, छोटा सा देश है उरुग्वे ने कहा है कि हिब्रू यूनिवर्सिटी के साथ जो हमारा समझौता था, उस समझौते को हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि गजा में इजराइल जो कुछ कर रहा है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं गजा की अल जायतून इलाके की है। आप इलाका तो था कह सकते हैं, सारे घरों को लगभग तबाह कर दिया गया है। फलस्तीनी मुकाबला कर रहे हैं, गजा के लोग मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बमबारी के आगे वो क्या मुकाबला करेंगे जब उनके पास एयर डिफेंस जैसी चीज नहीं है। आप समझ सकते हैं अगर जमीन की लड़ाई होती तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन आसमान से बम गिराकर लोगों को मार डालना, लोगों को भूखा रखना, ये वो तरीका है, ये वो शैतानी तरीका है जो लगातार इजराइल अपनाए जा रहा है। और दुनिया किस तरह से इसको देख रही है, खासतौर पर दुनिया के हुक्मरान किस तरह से इसको देख रहे हैं, यह समझने के लिए आपके सामने मैं खत पेश कर रहा हूं। यह खत है मेलानी ट्रंप का। मेलानी ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ। उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया ने एक खत लिखा है पुतिन को, और पुतिन से कहा है बच्चों का ख्याल करने का, यूक्रेनी बच्चों का ख्याल करने को कहा है पुतिन को। मेरा सवाल यह है कि मेलानी क्या नेतन्याहू को भी ऐसा ही खत लिख सकती हैं? 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, कितने अस्पताल तबाह हुए हैं, कितनी मसाजिद तबाह हुई हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। और अब भी बजिद है इजराइल गजा पर कब्जा करने के, वहां के बच्चों को लगातार खत्म किया जा रहा है, भूख से मर रहे हैं बच्चे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ऊपर तस्वीर है एक परिवार की जिसमें बाप है, बेटा है, बेटी है, खुश है, स्वस्थ हैं। आप देख सकते हैं हंसता खाता खेलता परिवार है, और 2 साल के इस जंग में उनकी क्या हालत हो गई है वो नीचे वाली तस्वीर में देख सकते हैं। क्या मेलानी, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी, व्हाइट हाउस के कागज पर एक खत लिखेंगे नेतन्याहू को कि बच्चों का ख्याल रखो? अगर यूक्रेन के बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं, और हैं, दुनिया के हर इलाके के बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, किसी बच्चे पर फूल से भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हर बच्चा जो है वो धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है।
किसी बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन के बच्चों के लिए जो दर्द है वही गजा के बच्चों के लिए क्यों नहीं है? क्या गजा के बच्चों की भूख से परेशान तस्वीरें उनको जरा भी तंग नहीं करती हैं? क्या पानी ढोकर लाते हुए, अनाज ढोकर लाते हुए गजा के बच्चे उनको दिखाई नहीं देते हैं? क्या गजा के वो बच्चे उनकी आंखों में दर्द नहीं पैदा करते हैं जो 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? अगर गजा की तस्वीरें इधर कम आ रही हैं, अगर गजा की खबरें यहां कम आ रही हैं, तो उसकी वजह यह नहीं है कि वहां शैतानी हरकत बंद हो गई है नेतन्याहू की। उसकी वजह यह है कि वहां जर्नलिस्टों को एक एक करके मारा जा रहा है। सहाफी हैं ही नहीं वहां पर, सहाफियों को मार दिया गया है। और जो जिंदा हैं जैसे सालेह अल जाफरी, उनका कहना है कि उनको भी धमकी दी गई है कि जैसे अनस को मार दिया गया तुमको भी मार दिया जाएगा। क्या इंसानियत के खिलाफ हो रहा यह सारा कुछ मेलोनी ट्रंप और बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता है? जो लोग यूक्रेन पर आंसू बहाते हैं, उनके आंसू गजा पर क्यों सूख जाते हैं? और अगर गजा पर उनके आंसू सूख जाते हैं तो उनके आंसू असली नहीं, नकली हैं। जो पॉलिटिकल आंसू हैं, राजनीतिक आंसू हैं, जो सियासी आंसू हैं, जो सिर्फ सियासत के लिए बहते हैं, इंसानियत के लिए नहीं बहते हैं। जो फलस्तीनी चर्च हैं, उनके खिलाफ लगातार साजिशें हो रही हैं। कभी उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, कभी उन पे हमला किया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा एक खत जारी किया है कि कैसे इजराइल लगातार चर्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे जिन भक्तों को लगता है इजराइल उनका बहुत बड़ा दोस्त है, उनकी किस्मत बस अच्छी है कि इजराइल में कोई मंदिर नहीं है। वैसे यह भी एक सवाल है कि कोई मंदिर क्यों नहीं है इजराइल में? अगर ईरान में मंदिर है, अगर बाकी जगहों पर मंदिर है, अबू धाबी में मंदिर है, तो फिर इजराइल में क्यों नहीं मंदिर है? चलिए, लेकिन अगर इजराइल में मंदिर होता तो उनका भी वही हाल होता जो गजा के चर्चों का हो रहा है, जो गजा के मसाजिद का हो रहा है। एक ऐसा सेक्ट डेवलप किया गया है ज़ायोनिज्म के नाम पर, जो दुनिया में सबसे नफरत करता है अपने अलावा, सबसे नफरत करता है। जहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। बचपन से बच्चों के मन में वो नफरत भर दी जाती है कि पूरा इजरायली समाज सड़ चुका है। हारिज एक लेख छापता है और सही छापता है, कहता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इजराइल की गवर्नमेंट में नहीं है, इजराइल की सोसाइटी में भी है। और मेरा दर्द यह है कि ऐसी ही सोसाइटी हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है। जब आप गोडसे को हीरो बनाते हो और गांधी को विलन बनाते हो, तो दरअसल समाज को हत्यारा बनाते हो। समाज में एक हत्यारे को आप हीरो बनाते हो, और यही काम किया गया इजराइल में। इजराइल के शुरुआती जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे, सब आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे और पूरा इजराइल की सोसाइटी को उसी आतंकवाद का खाद पानी देकर पाला गया, जिसमें अरबों को दुश्मन बनाया गया, अरबों को इंसान नहीं माना गया। ये जुलूस निकालते हैं तो इनके हाथ में बैनर होता है किल देम ऑल, सबको मार डालो, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको मार डालो। और इस तरह की मेंटलिटी से बना हुआ जो मुल्क है, वो केवल फलस्तीन के लिए या अरबों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया समझ रही है धीरे धीरे इसको, लेकिन अमेरिका की चालें ऐसी हैं कि मुश्किल हो रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आईसीसी में वारंट तैयार रखा हुआ है बेन ग्वेर और स्मॉट्रिच का, लेकिन वो वारंट निकल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि करीम साहब जो मेन प्रोसिक्यूटर थे वो छुट्टी पे चले गए हैं। करीम साहब छुट्टी पे क्यों चले गए हैं? इसलिए चले गए हैं कि उनके खिलाफ तमाम सारे सैंक्शन लगाए गए, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए। तो जो उनके 2 जूनियर हैं वो डर रहे हैं कि अगर हमने वारंट जारी कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी ऐसे ही सैंक्शन लगा दिए जाए। आईसीजे की हालत यह है कि वहां की जो डिप्टी हैं चीफ जज, उनका बयान आता है कि खुदा हमसे कह रहा है, भगवान हमसे कह रहा है, गॉड हमसे कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हों। गॉड, खुदा, भगवान नहीं कह रहा है आपसे इजराइल के साथ खड़े होने को, पैसा कह रहा है, प्रेशर कह रहा है आपसे इजराइल के साथ खड़े होने को। और जिस कोर्ट में एक जज ही कह रही हो कि उसको इजराइल के साथ खड़ा होने के लिए खुदा कह रहा है, उस जज से, उस कोर्ट से आप किस तरह से किसी न्याय की उम्मीद कर सकते हो? कैसे वहां पर जस्टिस होगा जहां इस तरह के लोग हैं? आप सोचिए, अमेरिका की धरती पर अमेरिका के एक बच्ची को हरास करने की, मॉलेस करने की कोशिश करता है एक इजरायली, जो छोटा मोटा आदमी नहीं है, उनके साइबर डायरेक्टरेट का अधिकारी है, ऑफिसर है। उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन मुकदमा चलाने की जगह उसको छोड़ दिया जाता है, इजराइल भेज दिया जाता है। यानी अमेरिका को अपनी बच्चियों से ज्यादा फिक्र इजराइल की है।
तो इजराइल हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली कंडीशन में ले जाएगा अमेरिका को। आज ट्रंप जितना भी उछल रहे हो, लेकिन अगर लगातार इसी तरह से करते रहे तो ये यकीन जानिए कि अमेरिका का भी उतना ही नुकसान होगा जितना इजराइल का। फलस्तीनियों का क्या है, उनके घर तबाह हो चुके हैं, जिंदगियां लगातार तबाह हो रही हैं, लेकिन वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर सिर्फ सुन रहे हो इस वीडियो को, तो एक बार मोबाइल सामने करके इसको देखिएगा। खंडहर है और उस खंडहर के ऊपर भी शान से फलस्तीनी अपना झंडा लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे, जितने लोगों को मारना है मार दो, जितने घर तोड़ना है तोड़ दो, हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। और जिनको लगता है कि लालच इजराइल की सिर्फ फलस्तीन पे कब्जा करके पूरी हो जाएगी, उनको सीरिया को देख लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए ग्रेटर इजराइल का वो सपना जिसमें वो जॉर्डन की भी जमीन कब्जा करना चाहता है, इजिप्ट की जमीन कब्जा करना चाहता है, और चले तो सऊदी अरबिया की जमीन भी कब्जा कर ले। हिजबुल्लाह से लगातार जो हथियार रखवाने की बात हो रही है, परसों हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने बहुत साफ कहा कि हम हथियार नहीं रखेंगे, और हथियार रखवाने की अगर कोशिश होगी तो हम हथियारों से उसका मुकाबला करेंगे। और इसके बाद लेबनान में जिस तरह का सिविल वार शुरू होगा, अनरेस्ट शुरू होगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लेबनान की सरकार जिम्मेदार होगी। आप समझ सकते हैं कि इजराइल की लगाई आग में लेबनान भी जल रहा है, सीरिया भी जल रहा है, और पता नहीं कितना और अरबों को जलना है, लेकिन उन्हें अक्ल नहीं आती कि इस शैतान को अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसकी आग आज नहीं तो कल उनके घर में भी जाएगी।